हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड्स मॉडल जो है उसकी लिमिटेशंस देखी थी, ठीक है ना। अब लिमिटेशंस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वहाँ पे फिक्स नहीं थी, ठीक है। और एटम की जो स्टेबिलिटी है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट ने दो थियोरी को कंबाइन किया। एक क्लासिकल थियोरी जो ओल्ड फिजिक्स है एंड एक अर्ली क्वांटम कंसेप्ट्स, ठीक है। और दोनों थियोरी को मिला के टोटल 3 पोस्टुलेट्स दिए। टेक्स्ट बुक में आपको तीनों पोस्टुलेट्स नंबर दे के अलग अलग करके दिए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों 1 बाय 1 आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है? बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट वाज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व in certain stable orbits without the emission of radiant energy, contrary to the predictions of electromagnetic theory। देखो फर्स्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में रोटेशन कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी। अब वो क्लासिकल थियरी के हिसाब से क्या था, सोचो। क्लासिकल थियरी के हिसाब से अगर कोई रोटेटिंग चार्ज है मतलब वो अंडर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करता है, मतलब अपनी एनर्जी लूज़ करता है। बोहर ने क्या कहा कि कोई रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है सर्टेन ऑर्बिट के अराउंड, तो वो ना वो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा ना कोई एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट ईच एटम हैज सर्टेन डिफाइनेड स्टेबल स्टेट इन विच it can exist, and each possible state has definite total energy. These are called the stationary states of the atom। stationary state का मतलब समझो, stationary word ऑर्बिट के लिए नहीं, बट ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती इसलिए रखा गया है, ठीक है। ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी स्टेशनरी है, ठीक है। ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकेंड पोस्टुलेट, बोहर सेकेंड पोस्टुलेट डिफाइंड दिस स्टेबल ऑर्बिट्स। सेकेंड पोस्टुलेट में क्या किया गया है, जो स्टेबल ऑर्बिट्स है उनको डिफाइन किया गया है। दिस पोस्टुलेट स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब जो L है वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए, इसलिए हमने L निकाला NH/2π। और N की वैल्यू है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो वेर N इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। चलो वहाँ पे H हमें पता है, H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये सब हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है उसको क्वांटाइज्ड किया गया है, ठीक है। अब ये कैसे आया तो उस टाइम पे पता नहीं था, इसलिए बोहर ने ये एडहॉक बेस पे लिया था। एडहॉक बेस मतलब पहले से प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होनी चाहिए, तभी एटम स्टेबल रह सकता है। और ये मैथमेटिकली उस टाइम पे प्रूफ अवेलेबल नहीं था। बाद में जब हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ नाम का कंसेप्ट पढ़ा तब समझ में आया कि L इक्वल टू NH/2π प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब पहले हुआ था प्रिडिक्शन, बाद में हमें मिला था उसका प्रूफ, ओके। थर्ड पोस्टुलेट देखो, बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट इनकॉर्पोरेटेड
into atomic theory the early quantum concept that had been developed by Planck and Einstein। उस टाइम पे प्लांक एंड आइंस्टाइन ने जो नई थियरी बनाई थी क्वांटम मैकेनिक्स, उसका यूज़ करके थर्ड पोस्टुलेट दिया। इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर ऑफ लोअर एनर्जी। व्हेन इट डज सो, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the initial and final state. The frequency of the emitted photon is then given by hf equal to energy initial minus energy final। अब ये क्या कहना चाहते हैं समझो। तो इलेक्ट्रॉन है, उसके ऑर्बिट के मतलब एनर्जी के स्टेट्स है। सपोज ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ठीक है। अब जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ पे बीच में कहीं पे रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कोई स्टेबल ऑर्बिट नहीं है, वो सीधा ये ऑर्बिट पे आ सकता है या तो ये ऑर्बिट पे आ सकता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे आया, तो ये जो दो एनर्जी लेवल है उनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है इक्वल टू एच एफ, इतनी एनर्जी वाला एक फोटोन रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि वो हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल आया, मतलब उसने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे जो फोटोन जनरेट हुआ उसकी वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी आप ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आते हैं डेरिवेशन पे। तो बोहर से एटॉमिक मॉडल अगर एग्जाम में आए तो सबसे पहले बोहर ने एटॉमिक मॉडल क्यों रखा वो बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इतनी इतनी लिमिटेशंस थी, उनको करेक्ट करने के लिए बोहर ने अपना मॉडल दिया हाइड्रोजन एटम के लिए और 3 पोस्टुलेट्स रखे। तीनों पोस्टुलेट्स के स्टेटमेंट लिख दो और उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेकेंड पोस्टुलेट से, ओके। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ an electron in nth energy level is given by L equal to NH upon 2 pi। अब L का फॉर्मूला तो MVR भी है। कैसे आया? तो L वेक्टर इक्वल टू आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे R क्रॉस P। P की जगह पे हम लिख सकते हैं M इंटू V, और ये तो सर्कुलर मोशन है तो रेडियस एंड वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बनेगा R mv sin 90 इक्वल टू 1। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा mv इंटू आर, ठीक है। चलो तो mvr इक्वल टू मुझे पता चला nh डिवाइड बाई 2 पाई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। जहाँ पे भी जिसकी भी ज़रूरत पड़ी हम वहाँ पे वो लिख लेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे चाहिए रेडियस का फॉर्मूला। चलो रेडियस का फॉर्मूला चाहिए तो क्या कर सकते हैं? तो रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए हम फोर्स को इक्वलाइज कर देते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² डिवाइड बाई आर, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? 4/ε0। हाइड्रोजन एटम है तो E इंटू ई मतलब E² डिवाइड बाई r²। अब यहाँ पे देखो एक एक आर कैंसल आउट होगा,
एक एक आर कैंसल आउट होगा, तो यहाँ पे आपको इतना मिला mv² इक्वल टू 1/4πε0 e² डिवाइड बाई आर। अब यहाँ पे ध्यान दो, मुझे यहाँ से वेलोसिटी मिल सकती है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलो m एज इट इज, यहाँ से मुझे v क्या मिल सकता है, NH/2πmr। ये m एंड ये r ये दोनों नीचे जाएंगे उस तरफ, ठीक है। तो स्क्वायर है तो n² h² 2π का स्क्वायर मतलब 4π² m²r²। यहाँ पे 1/4πε0 e² डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे देखो एक एक तो r कैंसल, 4 कैंसल, एक एक पाई कैंसल। अभी जो बचा है उसमें से मैं रेडियस अलग कर लूँ तो r इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, r इक्वल टू मिलेगा, देखो यहाँ पे एक एक m भी कैंसिल हो रहा है। अब क्या बचेगा, n² h² ε0, देखो ये ε0 है उधर ऊपर जाएगा, n² h² ε0 डिवाइड बाई πme²। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हाइड्रोजन एटम के लिए। और अगर हाइड्रोजन एटम नहीं है तो इधर एक नीचे z मल्टीप्लाई होगा, बट अभी वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, आगे काम आएगा कहीं पे, ठीक है। चलो अभी एक और कंसेप्ट है बोहर रेडियस, मतलब इफ n इक्वल टू 1 देन द रेडियस इज कॉल्ड बोहर रेडियस। और बोहर रेडियस को हम a0 से डिफाइन करेंगे, बोहर रेडियस को a0 से डिफाइन करेंगे। n की जगह पे क्या करना है, सिर्फ 1 रख देना है। तो a0 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, h² ε0 डिवाइड बाई πme²। अब ये क्या है सोचो, तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, h ε0 πme सब कुछ कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। मतलब जो स्मॉलेस्ट रेडियस पॉसिबल है वो इतनी होगी, ठीक है। और बाकी तो हमें पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो आपको फिर करना क्या पड़ेगा, ये वैल्यू याद रख लो। अगर आपको बोला जाए n इक्वल टू 4 के लिए तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम निकालेंगे टोटल एनर्जी। अभी हम निकालने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल। ओके, चलो तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, तो -e² डिवाइड बाई 8πε0r, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में ही हमने ये डिराइव किया था। तो 8πε0 और r की वैल्यू ये है, इक्वेशन 2 से रख दो, n² h² ε0, n² h² ε0 डिवाइड बाई πme², πme²। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो पाई कैंसिल आउट। बाकी तो आई थिंक कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो एज इट इज़ रहने दो। तो आपको यहाँ पे एनर्जी मिलेगी E इक्वल टू -me⁴, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, e⁴ हो गया, डिवाइड बाई 8ε0² n² h²। तो ये हो गया फॉर्मूला टोटल एनर्जी का। ये भी आपको याद रखना है, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे हमने जो r की वैल्यू रखी है वो कहाँ से रखी, वो लिखना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2,
ओके, चलो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। बट अभी इसमें कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी है समझो। तो यहाँ पे एम, ई, 8, एप्सिलॉन नॉट, एच ये सब कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है एन स्क्वायर, और वो वेरिएबल कैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एनर्जी लेवल का नंबर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ईच कांस्टेंट we will get E equal to minus 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सीधा आप ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या सजेस्ट करती है वो भी आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय दिस मच एनर्जी। इतनी ही एनर्जी आप पॉजिटिव में अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन को दोगे तो वो जस्ट फ्री हो सकेगा, और उससे ज़्यादा एनर्जी पॉजिटिव में दे दी तो वो फ्री होने के बाद सम काइनेटिक एनर्जी के साथ वो मोशन में रहेगा। क्लियर? चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं एनर्जी लेवल्स, ठीक है। समझो कि हमारे पास ये ऊपर फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, उसमें n की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाते हैं। चलो n इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी क्या बनेगी, तो -13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्ट मिलेगी। अगर मैं n इक्वल टू 2 करूँ तो एनर्जी मुझे मिलेगी -13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, सीधा आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, ठीक है। अगर मैं n इक्वल टू 3 रखूँ तो एनर्जी मुझे मिलेगी -13.6 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर, ये मुझे मिलेगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेम वे n इक्वल टू 4 रखूँ तो एनर्जी मुझे मिलेगी डिवाइड बाय 4 स्क्वायर करके, मतलब -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग। अगर मैं ये एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करता गया, इन्फिनिटी तक पहुंच गया, तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी 0। क्यों? -13.6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री हुआ, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज है, हमें जो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे मिले एनर्जी के, उसके हिसाब से अगर मैं एक ग्राफ बनाऊँ तो मुझे एनर्जी का पूरा एक स्पेक्ट्रम मिलेगा। देखो कैसे, तो एक एनर्जी लेवल, सपोज ये मैं वाई एक्सिस ले लूँ और यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे मैं एनर्जी लेवल रखूँ n इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करें। चलो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, फिर ये n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ये एनर्जी लेवल से काफ़ी नज़दीक आते जाएंगे, n इक्वल टू 6, ऐसे करते करते लास्ट में इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, और कहीं पे बहुत दूर जाते जाओ, दूर जाते जाओ, आपको कहीं ना कहीं पे मिलेगा n इक्वल टू इन्फिनिटी, और वहाँ पे एनर्जी है 0, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जस्ट फ्री होता है। और उसके बाद जो लेयर है, उसके बाद जो लेयर है पूरा,
यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो एकदम फ्री हो गया। तो ये जो है पार्ट उसको बोला जाता है आयोनाइज्ड एटम, अनबाउंड इलेक्ट्रॉन या तो आयोनाइज्ड एटम। ठीक है। एनर्जी यहाँ पे देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51, -0.86 या तो 85। ठीक है, यहाँ पे हमने ली है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। ये जो n = 1 है उसको बोला जाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये जो n = 2 है उसको सेकेंड एनर्जी लेवल तो बोल ही सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट टाइम एक्साइट होता है तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाता है, n = 2 में। तो n = 2 बन गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब आपको जब भी बोला जाए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, समझ लो कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेनी है। अगर आपको बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो n की वैल्यू लेनी है 3। ठीक है, चलो अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करूँ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए तो वो हो गई फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, तो यहाँ पे आते ही उसके पास होगी फाइनल एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मतलब -3.4 -13.6। तो ये मुझे अप्रोक्सीमेट देनी पड़ेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, बट अगर यही इलेक्ट्रॉन को मैं सीधा आज़ाद करना चाहता हूँ, उसको सीधा फ्री कर देना चाहता हूँ, एटम का जो न्यूक्लियस है उसका जो इन्फ्लुएंस है उससे मैं दूर लेके जाना चाहता हूँ, तो जो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको बोलूँगा मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब n = 1 से सीधा इनफाइनाइट, सेकेंड से इनफाइनाइट तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड से इनफाइनाइट तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगती है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। सपोज फर्स्ट स्टेट में -13.6 है तो आपको देनी पड़ेगी +13.6 ताकि उसकी एनर्जी बने 0 और वो हो जाए फ्री। क्लियर। तो ये ग्राफ वाला एक कंसेप्ट है, पूरा अच्छे से समझ लेना। अगर कहीं पे भी डाउट लगे तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम और एक और थियरी बाकी है, डी ब्रोगलीस एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ये दो थियरी नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन एंड देन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। किसी को डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।